हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्व किया था फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी, जिसमें हमने पढ़ा था क्रॉप किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था कि जब हम फसल को बोते हैं या फसल को हम उगा रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रिपरेशन होगा यानी कि सॉइल की तैयारी होगी। नेक्स्ट हमने कहा अगर कोई सीड डैमेज है तो किस प्रकार से पता लगाएंगे कि वो डैमेज हो गया है। हमने कहा कि सीड को हम पूरे जो सीड हैं, पूरे जो बीज हैं, उसे हम पानी में डालेंगे। अब जो बीज पानी की ऊपरी सतह पे आ रहे हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं यानी कि जो पानी की ऊपरी सतह पे तैर रहे होंगे, वो क्या होंगे, डैमेज सीड होंगे यानी कि खराब वहाँ पे सीड होंगे। और लास्ट हमारे पास आया कि किसी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट। के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमारे पास आया था हमें मिलान करना था। जो कॉलम ए को कॉलम बी से हमने मिलान किया और हमारे पास इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था खरीफ और रबी की फसल के एग्जाम्पल देखे थे। दो प्रकार के फसल हम पढ़ते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। हमने कहा खरीफ की फसलें कौन होती है, धान और मक्का होती है। हमने टाइम पीरियड भी देखा था कब कब बोया जाता है धान और मक्का को। वहीं हमने कहा रबी की फसलें क्या होती है, गेहूं और मटर होती हैं। चलिए, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो था हमें यहाँ पे जो भी पॉइंट हैं उन पे कमेंट करना है यानी कि टिप्पणी करनी है। हमें बताना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सोविंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है और थ्रेशिंग क्या होता है। तो हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से होती है। आपने देखा है कि जो खेत हैं, खेतों को जोता जाता है। क्यों जोता जा रहा है, ताकि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ सके, जिससे कि सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज हो, गैसों का आदान प्रदान हो। सेकेंड बात हमने की थी कि वहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके, यानी कि अब जो जड़ का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की नीचे की ओर होगा। तो जड़ का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। अब यहाँ पे अगर मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्थान नहीं है तो जो जड़ है, जड़ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा, सबसे पहला जो स्टेप आता है किसी भी फसल को बोने के लिए वो आता है मिट्टी की तैयारी यानी कि जो खेत है, खेतों को जोता जाता है। अब खेतों को जोतने के लिए उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। हमने कहा था हो सकता है कि जो हल लगाकर खेतों को जोता जा रहा हो सकता है ट्रैक्टर के माध्यम से वहाँ पे जो खेत है वहाँ पे मिट्टी को तैयार किया जा रहा हो। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो आएगा सोइंग। तो क्या होता है सोइंग, हमने कहा सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड बिफोर सोइंग। आफ्टर सेलेक्टिंग हेल्दी सीड, सोइंग इज डन बाय ईदर ट्रेडिशनल मेथड और बाय यूजिंग अ इक्विपमेंट सीड ड्रिल। यानी कि फसल उत्पादन में बुआई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सोविंग कर रहे हैं यानी कि बीज को बोने का कार्य कर रहे हैं। अब हमने मिट्टी तैयार कर दी है, हमने क्या कर दिया, जो खेत है खेतों को जोता, वहाँ पे मिट्टी तैयार हो गई है। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, बीजों को डालेंगे जिसे हम बुआई कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमें सबसे पहले बुआई से पहले क्या करना है, स्वस्थ बीजों का चयन करना है। सबसे पहले सेलेक्ट किए जाते हैं बीज। तो किस प्रकार के बीज हम सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा उन्नत प्रकार के बीजों को वहां से सेलेक्ट किया जाएगा कि जो कि जिसमें क्या हो, अच्छी कैरेक्टर हो, अच्छी क्वालिटी हो। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बीज स्वस्थ हो। जैसे कि हमने देखा था जो डैमेज सीड है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहे हैं। तो डैमेज का मतलब है कि उसके अंदर का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, वो किसी कीड़े ने, किसी माइक्रोब ने उसे खा करके उसे डैमेज कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बीज हम बो रहे हैं वो क्या हो, हेल्दी हो। दूसरा हमने क्या किया, स्वस्थ बीजों का चयन करने के बाद बुआई या तो पारंपरिक तरीके से की जाती है या उपकरण के सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। देखिए अब हमने क्या देखा, हमने बीज को देखा कि बीज इस प्रकार का है, स्वस्थ बीज है। और फिर हमने देखा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे बो देंगे बीजों को। दो प्रकार की हमारे पास विधियां आती हैं। हमने कहा या तो पारंपरिक तरीके होंगे बोने के, पारंपरिक तरीकों में क्या होगा, हम हाथ से कार्य कर रहे होंगे। और अब हमने कहा कि जो पारंपरिक से हटके होगा वो सीड ड्रिल होगा।
सीड ड्रिल में क्या होगा कि बीजों को बोने के लिए भी यहाँ पे मशीनों का उपयोग किया जा रहा होगा। सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। पहला क्या हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है शोविंग यानी कि बुआई। सेकंड हमारे पास टॉपिक है। चलिए अब हमारे पास जो नया वर्ड आता है वो है वीडिंग यानी कि निराई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको बता रहा है कि जब हम फसल को बोते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप आते हैं। हमने क्या कर दिया, मिट्टी को तैयार कर दिया, बीजों को हमने बो दिया है। अब बीजों को बोने के बाद क्या होगा, वहाँ पे फसल का जो उत्पादन होने लगेगा, यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होंगे वहाँ पे उग जाएंगे। इसके बीच में पानी डालना, सिंचाई करना वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो हमने कहा इसके बाद की जो प्रोसेस है अब वो निराई आती है। निराई में हमने क्या देखा, हम जब बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, किसी भी फसल को हमने बोया तो फसल किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं, जब किसी निश्चित एरिया में एक ही प्रकार के पौधों को हम उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे हमने कहा गेहूं की फसल। अब गेहूं की फसल, गेहूं का पौधा यानी कि एक पौधा कह रहा है, गेहूं की फसल यानी कि बहुत बड़े एरिया में गेहूं के ही पौधे होंगे। तो हमने कहा कि गेहूं के ही पौधे हैं। अब गेहूं के पौधे वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी वहाँ पे घास जम जाती है जिसे हम अनवांटेड वीड कहते हैं। कुछ और भी पौधे वहाँ पे जम जाते हैं और उन जो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, हमने कहा गेहूं है। गेहूं के साथ जो एक्स्ट्रा घास वहाँ पे आती है, जो अतिरिक्त घास वहाँ पे आती है, उस घास को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम निराई कह रहे हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि उस घास को निकालने की प्रक्रिया निराई होती है, लेकिन हमने कहा हम घास को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो प्लांट है, हर एक प्रकार के का जो प्लांट है, कोई पौधा है, उसे अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व चाहिए होंगे, पानी चाहिए होगा, और ये सब कहाँ से लेंगे, वो मिट्टी से लेंगे। अब गेहूं के जो इतने सारे पौधे हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इतनी सारी जो घास बीच में उग रही है उसे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो इससे कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। दो वैरायटी के बीच, अलग अलग वैरायटी हो रही है तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो देखिए हम वहाँ पे वही चीज उत्पादित करेंगे जिससे कि हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें गेहूं का उत्पादन करना है, हमें घास से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वहाँ पे जो घास के जो पौधे हैं उन्हें हटा देंगे, ताकि यहाँ पे जो पोषक तत्व घास के पौधे ले रहे हैं वो पोषक तत्व बच जाएं और उनका यूज जो गेहूं के पौधे हैं वो अच्छी मात्रा में कर सके। तो क्या होता है, अगर हमारे पास दो फील्ड है, एक फील्ड में हमने यानी कि दो खेत हैं, एक खेत में हमने निराई कर ली है और दूसरे खेत में हमने निराई नहीं की है, तो आप देखेंगे जिस खेत में हमने निराई की होगी या वीडिंग की होगी वहाँ पे जो पैदावार होगी वो अच्छी देखने को मिलती है। चाहे आप गेहूं की बाली देखेंगे, चाहे आप वहाँ पे गेहूं के जो पौधे हैं उनका नंबर देखेंगे, वो ज़्यादा होगा, अच्छे से वो क्या होंगे, ग्रो होंगे। वहीं हम बात करें उस खेत की जहाँ पे हमने निराई नहीं की है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले गेहूं के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, लंबे नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे अगर फली का हम साइज देखें तो फली का जो साइज होता है वो भी छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त मात्रा में जो न्यूट्रिएंट थे वो मिल ही नहीं पाए थे गेहूं के पौधे को। इसीलिए ये जो स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। हमने कहा रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि अनावश्यक पौधों को खेत से हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। सेकेंड बात हमने की, वीड्स compete with क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, यानी कि खरपतवार पोषक तत्व और पानी के लिए फसली पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही बात हमने करनी है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा तो गेहूं के पौधों के बीच भी होगा, यानी कि हर एक पौधा अपने लिए पोषक तत्व लेना चाहेगा, लेकिन हमें वहाँ पे क्या है, हमें हर एक पौधे को वहाँ पे ग्रो कराना है, क्योंकि हर पौधे से हमें गेहूं मिल रहा है। लेकिन अगर जो कंपटीशन है वो गेहूं के पौधे और वहाँ पे जो वीड्स हैं, जो घास है उसके बीच में हो, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है जिससे हमें फायदा मिल रहा है, यानी कि गेहूं का पौधा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स, यानी कि अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा घास हो जाती है तो इससे वांछित फसलों की उपज कम हो जाती है। वीड्स ऑल्सो इंटरफेयर वाई हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्सड विद क्रॉप, यानी कि कटाई के समय खरपतवार भी बाधा डालते हैं और फसलों में मिल जाते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जब आप फसलों की कटाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, चाहे वो गेहूं हो गया है, चाहे वहाँ पे धान हो गया है, कोई अन्य चीजें हो गई हैं, उसके साथ भी वो घास मिल जाती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा सम वीड्स आर पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि कुछ खरपतवार जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं।
Tilling is a common method that helps remove weeds before sowing crops, and manual methods like a physical removal of plant are also used to remove weeds। यानी कि जुताई एक सामान्य विधि है जो फसलों की बुवाई से पहले खरपतवार को हटाने में मदद करती है, और खरपतवार को हटाने के लिए पौधों की भौतिक रूप से हटाने जैसी मैनुअल विधियों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो खरपतवार होते हैं, यानी कि जो घास होती है, जो एक्स्ट्रा जो घास है बीच में, वो क्या करती है, पहले वो कंपटीशन करेगी किसके साथ, जो हमारी जो फसली पौधे हैं उनके साथ कंपटीशन करेगी वहाँ पे न्यूट्रिएंट के लिए, यानी कि पोषक तत्वों के लिए। सेकंड क्या होता है, ये जो हमारे जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि अगर जो दाने होते हैं गेहूं के हो या धान के हो, उसके साथ मिक्स होके क्या करता है वहाँ पे, अब वो उसकी प्योरिटी को भी खराब करेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ जो खरपतवार होते हैं वो जहरीले होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे उस घास को जो हमारे पास यहाँ पे घास बचती है, हम अगर उसे जानवरों को खिलाते हैं वो भी हार्मफुल होता है, और अगर वो उस प्रोडक्ट के साथ मिल जाती है तो वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब हमें बताया जा रहा है कि जुताई एक सामान्य विधि है जो फसलों की बुवाई से पहले खरपतवार को हटाने में मदद करती है। जुताई यानी कि जब हम खेतों को जोत रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, हमने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप जब हम फसल को बो रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो खेत है वहाँ से हर एक चीज़ को क्या करना, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी उन्हें हटाना, चाहे वो पत्थर है चाहे वो घास है, वहाँ पे उन सारी चीज़ों को हटाना, और जो मिट्टी है मिट्टी को क्या करना, मिट्टी का कणों के बीच का जो स्थान है वो ज़्यादा करना। तो जुताई के माध्यम से भी क्या होता है, खरपतवार को हटा सकते हैं, और इसे हटाने के लिए पौधों को भौतिक रूप से हटाने जैसी मैनुअल विधि का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, हम खुद से हाथ से क्या करते हैं, उस घास को हटाते हैं, तो इस प्रकार से इसे कम किया जाता है। weedicides आर स्प्रेइंग टू गेट rid of weeds, but this method may affect the health of farmers because of a chemical used as a weed। यानी कि खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका छिड़काव करते हैं, और जो खरपतवार हैं वो खुद ब खुद वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इस विधि से खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के कारण किसानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, क्योंकि ये रसायन है, केमिकल हैं, केमिकलों का छिड़काव किया जा रहा है, यानी कि ये जो केमिकल हैं हवा के माध्यम से जो किसान है उसकी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं और उसकी जो स्वास्थ्य है उसे प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये है निराई का। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शेफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रक्रिया आई है वो है थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग में, थ्रेशिंग इज कैरिड बाय अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन विच इज हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। यानी कि फसल को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो कोई भी फसल है तो फसल को भूसी से अलग करने की प्रोसेस को हमने थ्रेशिंग कहा है, और थ्रेशिंग कंबाइन नामक मशीन के द्वारा की जाती है, जो हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशर भी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय अ विनोइंग वेयर द फ्लो ऑफ एयर इज यूज टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द क्रॉप। यानी कि मंडाई भी हम क्या करते हैं, घरों में जब मंडाई करते हैं तो हवा के झोंकों का उपयोग करके फसलों को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे जो अनाज है उसे भूसी से अलग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी फसल को हम बो रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, उसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी कि हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस को बताना है। सबसे पहले हमारे पास आ गया है फर्टिलाइजर्स और सेकंड आया है मैन्योर। क्या डिफरेंस होता है, हमने कहा फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक होंगे। वहीं हमने कहा मैन्योर, जो मैन्योर है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पहला डिफरेंस दोनों में। सेकेंड हमने कहा फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें, मैन्योर इज ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। देखिए, मैन्योर क्या क्या होता है, खाद कैसे बनती है,
तो हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि खाद का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था जैविक कचरा और अजैविक कचरा। हमने बात की थी जैविक कचरे के बारे में, अजैविक कचरे के बारे में। हमने कहा था वो कचरा जो क्या होता है किसी लिविंग सब्सटेंस से हो रहा है, किसी जीवित प्राणी या किसी पादप से हो रहा है, उसे हम जैविक कचरा कहते हैं। जैसे कि किसी की भी डेड बॉडी, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो कोई जंतु हो, कोई एनिमल हो, उसकी डेड बॉडी हो गया, या फिर हमने कहा कि जो फल सब्जियों के छिलके हैं, या फिर हमने कहा जो पका हुआ भोजन बच गया है, सारा किस में आ रहा है, जैविक कचरा में आ रहा है। अब जैविक कचरा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कचरे का जो अपघटन होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, किसी जीव के द्वारा हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि खाद किस प्रकार से बनते हैं, कोई भी जैविक कचरा है, चाहे वो फल सब्जी के छिलके हों या फिर वो किसी पौधे की पत्तियां हों, तो जब उसे किसी स्थान पे छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे डीकम्पोजर जो होते हैं, जो अपघटक होते हैं, धीरे धीरे उसका अपघटन करने लगते हैं। तो अपघटन किस प्रकार से हो रहा है, वो उस कचरे को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इसी प्रकार से वहाँ पे उनका अपघटन होता है और वो जो कचरा है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। कैसी प्रोसेस है ये प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है वो क्या है, यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स का जो निर्माण है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हमने कहा कि कहाँ पे बनता है ये, तो ये बनेगा फैक्ट्रीज में। जो फर्टिलाइजर्स है ये फैक्ट्री में बनेगा, और अगर खाद की बात करें तो ये फील्ड्स में बनता है या फिर कहीं भी ऐसी जगह में जहाँ पे जैविक कचरा हमने डाला है ये वहीं पे बन जाता है। नेक्स्ट हमने कहा फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जबकि जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को। नेक्स्ट हमने कहा रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और अगर मैन्योर की बात करें तो रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि जो मैन्योर है उसमें न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो कम है फर्टिलाइजर्स की तुलना में। अब क्यों है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को हम जब आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो अधिकतम हो, लेकिन जो मैन्योर है वो क्या है, वो नेचुरली प्रोसेस है, वो नेचर के द्वारा बनाई जा रही है। इसका अगर इसीलिए दोनों का कंपैरिजन करें तो अधिक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स में यहाँ पे होते हैं। फर्टिलाइजर्स में हमने देखा लॉन्ग टर्म यूज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, यानी कि अगर हम लंबे समय तक फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, किस पे, प्लांट पे भी और वहाँ की सॉइल पे भी। वही अगर हम बात करें मैन्योर की, हमने कहा लॉन्ग टर्म यूज इम्प्रूव सॉइल फर्टाइल, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो इम्प्रूव होती है किससे, मैन्योर से। तो मैन्योर क्या करता है, मैन्योर में कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, और जो मिट्टी होती है उसके गुण को और ज़्यादा क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने कहा था अगर कोई सैंडी सॉइल है और उसमें हम अगर खाद को डाल देते हैं तो अब उसमें जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, यानी कि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या है, सैंडी सॉइल में पानी नहीं रुकता है, यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है। अगर हम बात करें चिकनी मिट्टी की, हमने कहा कि चिकनी मिट्टी में इतना पानी रुक जा रहा है कि वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। अगर हमने वहाँ पे खाद डाल दिए तो जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस के कारण क्या होता है, पानी की निकासी हो जा रही है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो मैन्योर है वो मिट्टी की गुणवत्ता को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हमें क्या बतानी है, इरिगेशन की दो विधियों का वर्णन करना है। हमारे पास सॉल्यूशन है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या होता है, फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। हम सबको पता है सिंचाई क्या होती है, हम क्या करते हैं, पौधों के अनुसार क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज, यानी कि सिंचाई के तरीके जो पानी का संरक्षण करते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला क्या कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन में यानी कि ये क्या है, यहाँ पे टपक सिंचाई है। हेयर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एट कंजर्व द वाटर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग वीड्स। तो क्या होता है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में, यहाँ पे पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों में जाता है। यह विधि बहुत उपयोगी होती है क्योंकि पानी का संरक्षण करती है और खरपतवारों से बचने में भी मदद करती है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर बूंद मतलब कि ड्रॉप वाइज अगर हम पानी को डालें, किसी पौधे को दें, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सीधे पानी उसके जड़ों में चला जाएगा और एक्स्ट्रा पानी इधर उधर नहीं बहेगा। तो यहाँ पे पानी का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। साथ ही आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि इरिगेशन की विधियां भी हम पढ़ रहे हैं, तो पहली विधि हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो क्या होता है इसमें, दिस मेथड इज यूज मेनली इन अनइवन एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यानी कि इस विधि का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सफिशिएंट पानी नहीं है। यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, यह विधि मुख्य रूप से असमान भूमि में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता है। The perpendicular pipes having a rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at a regular intervals। यानी कि लंबवत पाइप शीर्ष पर घूर्णन नलिका वाले नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखा, when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as इफ इट इज रेनिंग। यानी कि जब एक पंप की मदद से दबाव में मुख्य पाइप के माध्यम से पानी को बहने दिया जाता है तो यह घूमने वाले नोजल से निकल जाता है। यहाँ फसल पर इतनी तरह छिड़का जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। तो ये हमारे पास दो तरीके आए हैं सिंचाई के, और हमने देखा है कि किस प्रकार से इनके माध्यम से यहाँ पे जल का संरक्षण किया जा रहा है। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यानी यदि खरीफ के मौसम में गेहूं बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। अब खरीफ के समय में हम क्या करते हैं, खरीफ की फसल को ही बोते हैं। गेहूं का वैसे टाइम क्या होता है, हम नवंबर में गेहूं को बोते हैं और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई कर देते हैं। क्या होगा अगर हम इसकी टाइमिंग को चेंज कर दें, हम क्या करें, हम अगर मई जून में गेहूं को बोएं और अक्टूबर में उसकी कटाई करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा when crop may get destroyed is shown in the kharif season because the unfavorable temperature, pest and adaptable conditions for the plants to grow. Kharif come during the rainy season, hence it is not a wise idea to grow wheat in the kharif season। क्या कह रहे हैं, प्रतिकूल तापमान, कीट और पौधों के बढ़ने के लिए अनुकूलीय परिस्थितियों के कारण खरीफ के मौसम में बोई जाने वाले गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि हर एक फसल के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता है, उसे एक निश्चित पानी की जो मात्रा उसे कितनी चाहिए वो भी निश्चित होती है। तो अगर हम गेहूं की जो टाइमिंग है उसे चेंज कर देते हैं तो हर एक चीज़ वहाँ पे चेंज हो रही है, वहाँ पे तापमान भी बदल रहा है, वहाँ पे डे टाइम, हमने कहा था लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट से ही बात की थी हमने। कुछ जो पौधे होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो टाइमिंग है, जो अवधि है वो ज़्यादा होगी। शॉर्ट डे प्लांट में हमने क्या कहा, वहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है वो कम होगी। उसी हिसाब से हमने दो प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो अगर हम ये टाइम चेंज कर देते तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो हम बीज को बोएंगे वो वहाँ पे अंकुरित ही नहीं होगा क्योंकि उसे इतना इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा है। हम कह रहे हैं हम गेहूं को बो रहे हैं नवंबर के टाइम पे, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पे जो टाइम की जो लेंथ है, डे की जो लेंथ है वो शॉर्ट डे होगा। लेकिन अगर हम मई जून में उसे बो रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत अधिक वहाँ पे होगा और जो डे की लेंथ है यानी कि दिन की जो लंबाई है वो अधिक है, तो यहाँ पे अंकुरण ही नहीं होगा क्योंकि सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा खरीफ वर्षा ऋतु में आता है, इसलिए खरीफ के मौसम में गेहूं उगाने बुद्धिमानी का विचार नहीं है क्योंकि गेहूं का जो पौधा है वो उग ही नहीं रहा है, वो ग्रो होगा ही नहीं, तो इसलिए हम उसे बो नहीं सकते हैं। प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप जो भी आपको समझाया गया आपको समझ में आया होगा, आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।